हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज का सेशन हमारा बहुत खास है बिकॉज ये फोकस्ड है पेपर 1 के ऊपर। अभी तक हम सिर्फ पेपर 2 मैंने आपके सामने जब भी बात की तो मेजरली पेपर 2 को बात की, लेकिन जब हम जीआरएफ की बात करते हैं तो पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेम चेंजर हो सकता है पेपर 1 आपके लिए। तो इसलिए अगर आप इस अटेम्प्ट में जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस करके चलें। ठीक है, इट्स नॉट लाइक सिर्फ पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2 आपको जीआरएफ दिला सकता है। इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझो कि जितने भी बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, चलो मैं उन्हें टॉपर्स बोल देती हूँ या क्वालिफायर्स बोल देते हैं। जितने भी बच्चे ये जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर 2 में कितने क्वेश्चन होते हैं? 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में देखने को मिलते हैं। अगर सब सही भी कर लोगे तो मैक्स टू मैक्स आप कितना स्कोर कर सकते हो? 200। ठीक है, 200 300। अब कट ऑफ अगर आप देखो तो जैसे कॉमर्स की हम लेटेस्ट कट ऑफ ले लेते हैं जून वाली, तो 224 गई थी। यानी कि अगर कोई पेपर 2 में 200 स्कोर भी ले आए तो भी उसका जीआरएफ नहीं हो सकता और नेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेट की भी कट ऑफ 200 से अबव गई थी। तो यानी कि पेपर 1 इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप कह रहे हो कि मैम पेपर 1 में 10-12 क्वेश्चन तो चलो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पेपर 2 में आपके 200 में से 200 आ ही जाएंगे। जाहिर सी बात है, आप मान के चलो ऑन एन एवरेज पेपर 2 में आपके कितने 100 क्वेश्चन है, तो मैं मान लूँ कि चलो 80 क्वेश्चन हर बच्चा ठीक कर रहा है। ऑन एन एवरेज हम लेके चल रहे हैं 80 क्वेश्चन, तो भी आप 160 नंबर ही वहां से स्कोर कर सकते हो। तो बाकी का नंबर आपको कौन देगा? ठीक है, आपको बाकी के नंबर कहाँ से बैक करने पड़ेंगे? पेपर 1 वहां पे आपका वो गैप फिल कर सकता है। तो पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 35 से ऊपर स्कोर करो। अगर आपका स्कोर 35 प्लस नहीं है तो फिर आप थोड़े थोड़े से, जो होता है ना, एक क्वेश्चन से 2 नंबर से हमारा जीआरएफ रह गया, कुछ परसेंटाइल से हमारा जीआरएफ रह गया, बिकॉज आपने पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस करके अपना एग्जाम प्रिपेयर नहीं किया था। तो ये समझो कि जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं जीआरएफ, उन्होंने पेपर 1 को इग्नोर नहीं किया। अगर आप उनका स्कोर देखेंगे, उनका स्कोर कार्ड चेक करेंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने पेपर 1 में 35 33 37 यानी कि 45 भी इनफैक्ट, ठीक है, 45 तक उनके क्वेश्चन सही रहे, लेकिन एटलीस्ट 35 प्लस क्वेश्चंस की, मैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये स्कोर की नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं कि 50 में से कम 35 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए। और आपका टारगेट, अगर आप जीआरएफ करना चाहते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 35 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि करते नहीं है बच्चे। इनफैक्ट 48 क्वेश्चंस भी पेपर 1 में स्टूडेंट्स ने करेक्ट किए हैं, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। 48 का करे तो ये आपका 96 तो कोई यहीं से बैक कर रहा है। ठीक है, तो कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है पेपर 1 आपके लिए, वो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्यों पेपर 1 गेम चेंजर है? क्योंकि वही बात है कि जब आप देखें, अपना स्कोर देखें, ठीक है, तो पेपर 1 में आपको इतनी सारी यूनिट्स ऐसी मिलती हैं जिसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे आपका कम्युनिकेशन हो गया, मतलब जो नॉट डायरेक्टली बट इजी होते हैं। जब आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, जितनी आपने अभी तक पढ़ाई की है, जितना सिलेबस अगर आपने पढ़ा है, उस बेसिस पर इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन की यूनिट हो गई, टीचिंग हो गया। ठीक है, देखो मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को भी यही कहूंगी, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है, इतना बहुत मुश्किल कोई टॉपिक नहीं है। आपका अगर पढ़ने का एबिलिटी, चीज़ों को समझने का एबिलिटी अच्छा है, तो आप बहुत ईजिली आरसी के कितने 2 आरसी पेपर 2 में और 1 आरसी पेपर 1 में आते हैं। तो 15 में से कम 12 क्वेश्चन तो आप 15 में से 12 क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो आरसी हो गया। ठीक है, तो ये सारी ऐसी यूनिट्स हैं जहां से आप अच्छा, ये स्कोरिंग यूनिट्स हैं आपकी। ठीक है, ये स्कोरिंग यूनिट्स है। अगर आप इनके बेसिक्स के बारे में भी जानते हैं तो भी आप इन यूनिट से आए गए क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, वो हर बार आते हैं, उनको आपको इग्नोर ही करना पड़ता है। लेकिन हम उनकी बात करें जो आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट होते हैं, क्योंकि 60 to 70% सिलेबस जो है ना, वो रिपीट होता है आपके प्रीवियस ईयर से। एंड 60 to 70% इज अ वेरी गुड
मतलब वेटेज रखता है, अच्छा वेटेज ये रख रहा है आपके। अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप एनालाइज कर रहे हो, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 70% तो आप वहीं से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि 60-65-70% पेपर आपका रिपीट होता है प्रीवियस ईयर से। तो इसलिए पेपर 1 आपका गेम चेंजर बन सकता है। जहां आप पेपर 2, जो यूनिट्स आपकी पेपर 2 में ढीली हैं, यहाँ जहाँ से आपको लगता है कि यार यहाँ से इतना स्कोर नहीं हो पाएगा, तो आप उसके बजाय पेपर 1 की किसी यूनिट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप वहाँ से अपना स्कोर बूस्ट कर सको। इट्स नॉट अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2, इट्स अबाउट बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों मिलाकर आपका स्कोर बनता है। तो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आप सिर्फ पेपर 2 या सिर्फ पेपर 1 के भरोसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर 1 को फोकस करो, टारगेट करो। देखो, टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टारगेट सेट करना, ठीक है। जब तक आप लोग टारगेट नहीं सेट करेंगे, तब तक आप ठीक से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले तो अपने दिन भर में अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज कीजिए। अब क्योंकि एग्जाम्स फॉर्म निकल चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप इंक्रीज कीजिए कि आप जितना पढ़ रहे थे उसमें कोशिश कीजिए 2 घंटे और एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड करने की, ताकि आप और ज़्यादा उसमें कवर कर सके अपना सिलेबस और प्रैक्टिस कर सके। और फिर टाइम को अच्छे से बाइफरकेट कीजिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, ठीक है। ऑफकोर्स पेपर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अपना सब्जेक्ट है, आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है पेपर 2 कई बच्चों के लिए। लेकिन पेपर 1 आपको जीआरएफ दिलाने में और ना दिलाने में एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर कोई छोटा मोटा स्कोर से रह जाता है कि मेरा मैम इस बार एक ही क्वेश्चन से रह गया, ठीक है, अगर सिर्फ एक क्वेश्चन से मेरा पेपर रह गया इस बार, या मैं नेट हो गया बट जीआरएफ नहीं हुआ, या नेट भी नहीं हुआ, ठीक है, तो उसमें आपका मेजर रोल रहता है पेपर 1 का, कि आपने पेपर 1 को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए आप मेजॉरिटी की मैं बात करूँ, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि मेरे भी जब 2-3 अटेम्प्ट नहीं हुए थे, तो मैंने वही चीज़ वहाँ एनालाइज की कि मेरा पेपर 1 का स्कोर कभी भी 30 से ऊपर नहीं जा रहा था। 30 जा रहा था, 31 जा रहा था, उससे ऊपर नहीं जा रहा था। और मुझे समझ में आया कि मुझे पेपर 1 पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक पेपर 1 का स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, तब तक हम पेपर 2 कोर्स के भरोसे सिर्फ जीआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पेपर 1 आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप अपना टाइम बाइफरकेट कीजिए, ठीक है। जैसे आपका आरसी हो गया, डीआई हो गया, आप कम से कम वीक में 3 आरसी और 3 डीआई टारगेट कीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि डेली एक आरसी डेली एक डीआई प्रैक्टिस करो, ठीक है, लेकिन कम से कम आप कोशिश करो कि पूरा वीक, 7 दिन है हफ्ते के, मंडे टू संडे, आप संडे आप छुट्टी लेने के बारे में मत सोचिएगा, तो पूरा वीक में आप 3 आरसी 3 डीआई कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए हर हफ्ते आप 3 आरसी 3 डीआई लगाओ। तो आप समझो कि एग्जाम आने आने तक आप कितनी सारी आरसीज और कितनी सारी डीआई लगा चुके होंगे। एंड आई विल सजेस्ट कि जब आप आरसी और डीआई पिक कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही पिक कीजिए, ना कि एमसीक्यूज वाले। तो आरसी डीआई आप जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डीआई इजी है, मुश्किल है, जो भी है, बट वहीं से प्रैक्टिस कीजिए। आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छे से पीवाईक्यू लगाइए पेपर 1 के। टॉपिक वाइज जाना चाहते हैं, टॉपिक वाइज जाना इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आप बहुत सारी वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज भी वहाँ पर पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। जीआरएफ अड्डा पर आप जाएंगे ऐप के ऊपर, तो वहाँ पर भी आपको टेस्ट लगाने को मिल जाता है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हर संडे, ठीक है, जिसका मैंने बेनिफिट उठाया था ना, मैं आपको वही बताऊंगी, क्योंकि आप और मैं सेम पर्सपेक्टिव से जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक आपको मेरी और मुझे आपकी बात नहीं समझ में आएगी। तो जैसे मैं जो करती थी पेपर 1 के लिए, कि जीआरएफ अड्डा ऐप के ऊपर हर संडे ना एक मॉक टेस्ट आता था, अभी भी आता है, आप ऐप खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा। हर संडे एक ऑल इंडिया लेवल का, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का एक मॉक टेस्ट आता था, और मैं एकदम ऑनेस्टी के साथ हर संडे उसको अटेम्प्ट करती थी। चाहे कुछ भी है, कितना भी मेरे को, अगर कोई संडे है जो लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मुझे ज़्यादा करनी है, कम करना है, कुछ भी हो जाए, मुझे ये संडे मैं फिक्स रखती थी कि मुझे ये संडे है, आज ये मॉक टेस्ट मुझे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसका लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद वो टेस्ट बंद भी हो जाता है। तो मैं हर संडे मॉक टेस्ट लगाती थी, और मैं हर संडे, ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे संडे ही हम लगा रहे हैं, मैं पूरा वीक भी लगाती थी, लेकिन संडे वाला कभी स्किप नहीं करती थी, ठीक है। और इसी तरीके से पेपर 2 के लिए भी। तो आप टेस्ट सीरीज देखो, टेस्ट सीरीज तो आपको लेनी ही पड़ेंगी।
आप भले ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फुल फ्लेज कोर्स लो या ना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप, मैं इसके लिए आपको नहीं कहूँगी नहीं लेना ही चाहिए, बिना बैच लिए आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप बात करते हैं कि मुझे PYQ लगाने हैं, तो आप कितना PYQ खुद से ढूंढेंगे, ठीक है। तो आपको जहां से मिले, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ JRF अड्डा से आप लीजिए, आपको जहां लगता है, आपको जहां कन्वीनियंट लगता है वहां से, बट एक टेस्ट सीरीज जरूर खरीदो। मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगी एज अ एस्पायरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रही हूँ कि देखो, टेस्ट भले ही आप बैच मत खरीदो, लेकिन कहीं से भी एक टेस्ट सीरीज जरूर खरीदो, चाहे आपको JRF अड्डा से खरीदना है या कहीं और से खरीदना है, बट एक टेस्ट सीरीज जरूर खरीदो जिसमें पेपर 1 पेपर 2 के प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, ताकि आप वहां से ऑथेंटिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, इधर उधर के क्वेश्चंस की नहीं। तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम बात करें तो पेपर 1 में बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं, जैसे टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जिसको लेकर आप बेसिक चीजें भी अगर आपको पता है तो आप इन यूनिट से क्वेश्चन अच्छे टारगेट कर सकते हो और सही भी होंगे। फिर रहा आपका हायर एजुकेशन, ठीक है, जैसे आपकी एक यूनिट है हायर एजुकेशन, ठीक है। आपको पता है हायर एजुकेशन में हर बार कमिटी से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, कमिटी से क्वेश्चन आता है, उनके ईयर पूछ लेते हैं, उनका फोकस पूछ लेते हैं कि किस कमिटी का क्या फोकस था, किसने क्या रिकमेंड किया, रिकमेंडेशन पूछ लेते हैं। ये हर बार आता है, भले एक ही क्वेश्चन है लेकिन हर बार आता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हायर एजुकेशन से कमिटी वाला टॉपिक जरूर पढ़कर जाओ, ठीक है। अच्छे उसके नोट्स बनाइए, किसने वो कमिटी चेयर की थी, किस ईयर में कमेटी आई थी, क्या फोकस एरिया था और किस चीज़ के लिए उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। उसके बाद आपके जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेते हैं, कब इस्टेब्लिश किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हायर एजुकेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनको आप स्किप ही करो तो सही रहेगा। जैसे कि मुझे याद है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी कोलकाता में कोई कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल का नाम पूछा हुआ था, ठीक है, किसी साल में उसके कौन रहे थे प्रिंसिपल, वो पूछा था। अब देखो, ये है तो हायर एजुकेशन से ही, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं। हायर एजुकेशन में अक्सर आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसे कमिटी वाला हो गया, आपकी इंस्टीट्यूशन वाला हो गया, ये टॉपिक्स ऐसे ही हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये जरूर पढ़कर जाइए। DI आपको मैंने बोली दिया, प्रैक्टिस कीजिए। फिर रहता है आपका रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने रिसर्च पेपर 2 में भी पढ़ा है, तो आपके लिए तो एक बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट हो जाता है कि हम तो पेपर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिसर्च, तो हमारे लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है पेपर 1 के लिए, क्योंकि एक ही टॉपिक, एक ही यूनिट पढ़ के आप दोनों पेपर के लिए बेसिकली तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको टारगेट करना है। देखो, बहुत स्मार्ट वर्क जब तक आप नहीं करोगे, आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे एम के साथ, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को पुश नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि पेपर 1 में, स्पेसिफिकली पेपर 1 में आपको कम से कम 35, इनफैक्ट आपको 35 प्लस स्कोर की तरफ जाना चाहिए। 35 से ऊपर आपका स्कोर अगर नहीं जा रहा है पेपर 1 में, तो फिर बहुत प्रॉब्लम है कि आप JRF क्वालिफाई कर पाएंगे, इसमें डाउट्स हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 में जब तक आपका स्कोर नहीं बूस्ट होगा, तब तक पेपर 2 आपको, सिर्फ पेपर 2 आपको कुछ भी हेल्प वहाँ पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये करके बैलेंस करके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पेपर 1 सिर्फ पेपर 2 पढ़ने से नहीं होता है, दोनों का बैलेंस करके पढ़ने से होता है, ठीक है। चलिए, अगर आप दिसंबर में UPLT ग्रेड का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके लिए बैच अभी भी लाइव है, यू कैन स्टिल ज्वाइन द बैच। और आपका दिसंबर अटेम्प्ट के लिए JRF अड्डा का बैच भी रनिंग है, अगर आप चाहें तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स नॉट लेट। कॉमर्स का बैच भी रनिंग है, काफ़ी सारी यूनिट्स हो चुकी हैं और काफ़ी सारी यूनिट्स बाकी भी हैं। और आप JRF अड्डा चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू। सभी तरीके की अपडेट्स आपको इन्हीं हैंडल्स पर देखने को मिलती हैं। ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे मैंने आपसे कहा ना, हर संडे फुल मॉक टेस्ट होता है, आपको क्लासेस की फ्री PDFs मिलती है, डेली का टेस्ट आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पर आपकी प्रिपरेशन को इन्हांस करने में हेल्प करेंगी। तो ये सारे बेनिफिट्स आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं, तो वाई नॉट। ओके, चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप कॉमर्स स्पॉटलाइट पर जाकर देख सकते हैं, डेली हमारी 9 PM क्लासेस भी होती हैं।
जिसमें हम MCQ एंड PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स। अभी हमारी आज जो क्लास है वो मार्केटिंग मतलब अभी जो इस वीक क्लासेस चल रही है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट की चल रही है, और नेक्स्ट वीक हम दूसरी यूनिट्स शुरू करेंगे। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए इस सेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। चलिए, तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि पेपर 1 से लेकर आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लस आपकी खुद की अपनी क्या स्ट्रैटेजी है वो भी आप यहाँ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जो कि बाकियों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में।